नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आज की इस क्लास में जंतु विज्ञान को कंप्लीट कराया जाएगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से आज का ये पार्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए जो भी अतिरिक्त फैक्ट्स की आवश्यकता पड़ेगी उसको इंक्लूड कराते हुए आज की इस क्लास को कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं जंतु विज्ञान। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि प्रोटीन की रचना किसके संयोग से होती है। तो याद रखिएगा, प्रोटीन की रचना 20 एमिनो अम्ल के मिलने से होती है। और अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि प्रोटीन शरीर के पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। याद रखिएगा, प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, और किससे मिलकर बना होता है, तो ये 20 एमिनो अम्ल के संयोग से बनता है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि प्रोटीन ऊर्जा उत्पादन और शरीर की मरम्मत, इन दोनों कामों के लिए उत्तरदायी होता है। और प्रोटीन के संदर्भ में जो एक प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा, बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकर और मेरेस्मस नामक रोग होता है। याद रखिएगा, ये जो क्वासियोरकर रोग होता है, ये बच्चों में हाथ पांव दुबला हो जाता है और पेट बाहर की ओर निकल जाता है, इसको क्वासियोरकर कहते हैं। और मेरेस्मस रोग में जो बच्चे हैं उनकी मांसपेशियां जो हैं वो ढीली पड़ जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि एंजाइम क्या है, तो याद रखिएगा, एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन है, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा एंजाइम के बारे में कि एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है। और सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, बल्कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, यह भी बात आप याद रखेंगे। और यदि आपसे कुछ एंजाइम के उदाहरण पूछे जाएं तो टाइलिन, पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम। आगे जहां आवश्यकता पड़ेगी इन एंजाइम को विस्तार में समझेंगे आप। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि एंजाइम की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी, तो याद रखिएगा, जर्मन के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कुहने। उन्होंने एंजाइम की खोज सर्वप्रथम की थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पित्त क्या है, तो याद रखिएगा, पित्त एक पीले हल्के रंग का क्षारीय तरल होता है। तो क्षारीय शब्द का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब वो जिसका पीएच 7 से ज्यादा हो वो कैसा तरल होता है, क्षारीय तरल होगा। यानी जो पित्त होता है इसका पीएच कितना होता है, 7.6 से 8.6। और एक बात और याद रखिएगा, पित्त यकृत में बनता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि यूरिया का संश्लेषण कहां होता है, तो याद रखिएगा, यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है। यहां पर यकृत की कई बार चर्चा आ चुकी है और यकृत अर्थात लीवर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो याद रखिएगा, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी बात जो यहां चर्चा हुई है, ये जो यकृत है ये प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है और जो प्रोटीन विघटन के बाद उत्पन्न विषैले अमोनिया होते हैं उनको यूरिया में परिवर्तित भी करता है। और एक बात और याद रखिएगा, जो अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ऐसे किसी व्यक्ति की जब जांच की जाती है जिसको ये शंका रहती है कि इसको जहर देके मारा गया है, तो ऐसे लोगों की जांच के लिए यकृत एक महत्वपूर्ण सुराग है, ठीक है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि सब्जी जल्दी खराब क्यों हो जाती है, तो याद रखिएगा, उसमें जल की अधिकता होने के कारण, यानी जल की अधिक मात्रा होने के कारण सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है, तो याद रखिएगा, यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। सोयाबीन और मूंगफली प्रोटीन के सबसे समृद्ध स्रोत हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है केरेटिन क्या होता है, तो याद रखिएगा, केरेटिन एक रेशेदार प्रोटीन है और यह प्रोटीन बाल, नाखून, सींगों और ऊन में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो याद रखिएगा, नींबू में मुख्य तौर पर सिट्रिक अम्ल होता है। इसकी मात्रा कितनी होती है, 5 से 6%, और यही कारण है कि नींबू स्वाद में खट्टा होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो आपका जवाब होगा विटामिन सी नींबू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहां पर एक प्रश्न और आपको याद रखना होगा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा, तब आपका जवाब होगा एस्कॉर्बिक एसिड। और यदि यह पूछा जाए कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तब आपका जवाब क्या होगा, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। जो मसूड़े में सूजन आ जाती है यह भी विटामिन सी की कमी के ही कारण होता है। और यदि यह पूछा जाए कि विटामिन सी को फुलफिल करने के लिए क्या स्रोत है, तो आपका जवाब होगा नींबू, अभी आपने पढ़ लिया, संतरा, नारंगी, टमाटर या जो खट्टे पदार्थ होते हैं इसमें विटामिन सी की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। सबसे अच्छा उदाहरण आंवला का भी है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि लार कैसा पदार्थ है, तो याद रखिएगा, लार जो है ये हल्का अम्लीय होता है और इसका पीएच कितना होता है, पीएच 6.8 होता है। आप सभी को पता है कि जिसका पीएच 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है और जिसका पीएच 7 से ज्यादा होता है वो क्षारीय होता है। और यदि ये पूछा जाए कि लार का काम क्या है,
तो याद रखिएगा लार खाद्य पदार्थों को निगलने में मदद करता है और मुख तथा दांतों को भी साफ रखता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अन्न में किसकी मात्रा अधिक होती है या किसकी प्रचुरता होती है। तो आपका जवाब होगा अन्न में स्टार्च अर्थात मंड की मात्रा प्रचुर होती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जठर रस में कौन सा पाचक एंजाइम होता है। याद रखिएगा अभी हमने पिछले प्रश्न में एंजाइम को एक्सप्लेन करते हुए कुछ एंजाइम के उदाहरण आपको दिए थे और ये कहा था आवश्यकता पड़ने पर इसको और अधिक इलेबोरेट किया जाएगा। तो याद रखिएगा जठर रस में रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो कि दूध के पाचन में सहायक होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है। तो आपका जवाब क्या होगा, रेनिन एंजाइम। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि गाय के दूध में किसकी उपस्थिति के कारण उसका जो रंग है वो पीला होता है। तो आपका जवाब क्या होगा, कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का दूध पीले रंग का होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि खट्टे दूध में या जो दूध खट्टा हो जाता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। ये प्रश्न बहुत पूछा गया है, याद रखिएगा लैक्टिक एसिड होता है खट्टे दूध में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा प्लीहा, जिसको इंग्लिश में स्प्लिन कहते हैं, इसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आपका जवाब होगा यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पूर्व में इसको एक्सप्लेन भी किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि यकृत के प्रमुख कार्य क्या है। तो याद रखिएगा पित्त का श्रावण, एमिनो अम्ल का डीएमिनेशन, यूरिया का संश्लेषण, विषैले पदार्थों का विसहरण और विटामिनों का जो संश्लेषण है ये यकृत का प्रमुख कार्य है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अस्थियों और दांतों में कौन सा रासायनिक द्रव मौजूद होता है। तो आपका जवाब होगा कैल्शियम फास्फेट, ये अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव है। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर बताया जा रहा है कि यकृत से किसी भी पाचन एंजाइम का स्रावण नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा होता है। तो याद रखिएगा वसा, जिसको इंग्लिश में फैट कहते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो वसा है ये 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। और वसा अम्ल जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, जो वसा है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये विभिन्न मात्राओं में उपस्थित रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मानव शरीर अधिकांश ऊर्जा किससे प्राप्त करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो कार्बोहाइड्रेट से मानव शरीर अधिकांश ऊर्जा प्राप्त करता है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट है ये किससे मिलकर बना होता है। तो याद रखिएगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 1 संबंधी 2 संबंधी 1 के अनुपात में ये मिलकर ये कार्बनिक पदार्थ जो है ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि विटामिन शरीर के किस क्रिया में आवश्यक होते हैं। तो याद रखिएगा विटामिन शरीर के उपापचय क्रिया और प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है। तो याद रखिएगा लैक्टोज शर्करा दूध में पाई जाती है। और यदि पूछा जाए कि कौन सी शर्करा अनाज में पाई जाती है, तब आपका जवाब क्या होगा, माल्टोज शर्करा अनाज में पाई जाती है। कल आपने वनस्पति विज्ञान में पढ़ा था कि फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो फ्रक्टोज शर्करा फलों में पाई जाती है। याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि यकृत में किस विटामिन का संश्लेषण होता है। तो याद रखिएगा विटामिन के का संश्लेषण यकृत में होता है। अब पूछा जाए कि विटामिन के किस में सहायक होता है। तो याद रखिएगा विटामिन के खून का स्कंदन करने में सहायक होता है। यदि ये पूछा जाए कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे, फिलोक्विनोन। क्या है, फिलोक्विनोन, ये विटामिन के का रासायनिक नाम है। और यदि ये पूछा जाए कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है या क्या दिक्कत आती है, तो रक्त का जो थक्का है ये नहीं जमता है यदि आपके अंदर विटामिन के की कमी है। यदि ये पूछ लिया जाए कि विटामिन के की कमी को दूर कैसे किया जाए, तो आपका जवाब क्या होगा, मुख्य स्रोत क्या है, टमाटर हो गया, हरी सब्जियां हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि प्रोटीन का अनिवार्य घटक क्या होता है। तो याद रखिएगा नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रोटीन का जो आणविक यौगिक है ये किससे मिलकर बना हुआ है। तो याद रखिएगा प्रोटीन का आणविक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। पूछ रहा है कि डिहाइड्रेशन क्या है, यानी निर्जलीकरण क्या है। तो मानव शरीर में जल की कमी के कारण डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक किस में होती है। तो याद रखिएगा अभी आपने चर्चा में देखा था कि सोयाबीन और मूंगफली, इसके अलावा चावल, सेब, संतरा, दालों से भी प्रोटीन की मात्रा इसमें सबसे अधिक होती है।
अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि एक वयस्क मानव में सामान्यतः कितने चौवर्णक दांत पाए जाते हैं। तो आपका जवाब क्या होगा, एक वयस्क मानव में सामान्यतः 12 चौवर्णक दांत होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जिगर में होने वाला रोग कौन सा है। तो याद रखिएगा हेपेटाइटिस, यानी अगर इसको दूसरी तरह से पूछा जाए कि हेपेटाइटिस रोग कहाँ होता है, तो याद रखिएगा हेपेटाइटिस रोग जिगर का रोग है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है। तो आपका जवाब क्या होगा, अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि शरीर में ऊतक निर्माण के लिए आवश्यक क्या है। तो मैंने आपको यह बताया था कि प्रोटीन शरीर में ऊतक निर्माण के लिए आवश्यक है। मैंने आपको इस तरह एक्सप्लेन किया था कि शरीर में ऊर्जा उत्पादन और शरीर की मरम्मत, इन दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और शरीर के मरम्मत शब्द का अर्थ क्या है, ऊतक का निर्माण। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि प्रोटीन का जो उच्चतम स्रोत कौन सा है आपके भोजन में। तो याद रखिएगा दालें जो हैं वो प्रोटीन की उच्चतम यानी कि उत्तम स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है मक्खन क्या है। तो याद रखिएगा मक्खन तेल में परिक्षिप्त पानी है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो याद रखिएगा शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन किस में बदल जाता है। तो याद रखिएगा पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि विटामिन B6 का दूसरा नाम क्या है, या विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। तो आपका जवाब क्या होगा, पायरिडॉक्सिन, ये विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। यदि ये पूछा जाए कि विटामिन B6 के कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपका जवाब क्या होगा, एनीमिया और त्वचा रोग विटामिन B6 की कमी से होता है। और इसका मुख्य स्रोत क्या है, यकृत, मांस और अनाज, ये विटामिन B6 के प्रमुख स्रोत हैं। देखिए अगले प्रश्न में ये पूछा भी जा रहा है कि विटामिन B6 का प्रमुख स्रोत क्या है। तो याद रखिएगा दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, जिगर, मछली, ये सभी क्या है, विटामिन B6 के प्रमुख स्रोत हैं। अगला देखिए, पूछ रहा है कि यदि आयरन की कमी हो जाए तो क्या होगा। तो याद रखिएगा आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, यानी अरक्तता हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है या रासायनिक नाम क्या है। तो आपका जवाब क्या होगा, राइबोफ्लेविन, ये विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। यहां पर एक प्रश्न और बनता है कि अगर पूछा जाए कि विटामिन B2 की कमी से क्या रोग होता है, तो याद रखिएगा त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, ये सभी क्या है, विटामिन B2 की कमी के कारण होते हैं। और ये पूछा जाए कि विटामिन B2 का अच्छा स्रोत क्या है, तो याद रखिएगा दूध, पनीर, पत्तेदार सब्जियां, फलियां, टमाटर, ईस्ट, मशरूम, ये सभी क्या है, विटामिन B2 के अच्छे स्रोत हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर में क्या उत्पन्न होता है। तो याद रखिएगा प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होता है। और यदि ये पूछा जाए कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा, कैल्सीफेरॉल। और याद रखिएगा ये वसा में विलेय विटामिन है। अब जब ये चर्चा हो गई तो याद रखिएगा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, यानी ADEK, ये विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और यदि ये पूछा जाए कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, तो याद रखिएगा विटामिन बी और विटामिन सी, ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि विटामिन का आविष्कार किसके द्वारा हुआ था, तो याद रखिएगा फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि विटामिन डी किसके अवशोषण में सहायक है। तो याद रखिएगा विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है, जिससे हड्डियां मजबूत रहती हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है, और बड़े लोगों में कौन सा रोग होता है, ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। ठीक है, ये वयस्क में होता है ऑस्टियोमलेशिया रोग, और छोटे बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। और यदि ये पूछा जाए कि विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा, मछली का जो मछली यकृत तेल, दूध और अंडे, ये सभी क्या है, विटामिन डी के प्रमुख स्रोत हैं। रिकेट्स को किस और नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा रिकेट्स को सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। अगला दे रहा है कि विटामिन डी की जो पूर्ति है वो कैसे होगी। तो मक्खन, घी, अंडे, मछली के तेल, जो मैंने अभी आपको बताया, इसके द्वारा विटामिन डी को पूरा किया जा सकता है। अगला देखिए, पूछ रहा है तंबाकू में क्या होता है। तो याद रखिएगा तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, ये कल आपने वनस्पति विज्ञान में भी पढ़ा था। अगला देखिए, पूछ रहा है कि मानव शरीर के लिए जो उपयोगी 13 प्रमुख विटामिन होते हैं, इसमें 4 वसा में घुलनशील होते हैं। मैंने अभी आपको बताया भी था। देखिए रिकॉल होगा तो इसी तरह आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, और 9 जल में घुलनशील होते हैं। अब 9 जल में कैसे, आप कहेंगे अभी आपने तो बताया था विटामिन बी और सी, ये विटामिन बी, सी
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है। मैंने जब बोला विटामिन बी तो पूरे कॉम्प्लेक्स जो है वो सब इनबिल्ट थे, और यहाँ पर उसको क्या कर रहा है, अलग अलग बता रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो विटामिन बी और विटामिन सी है ये जल में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि छीली हुई सब्जियों के धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो आपका जवाब क्या होगा, छीली हुई सब्जियों के धोने से विटामिन सी और जल में घुलनशील अन्य विटामिन जो होते हैं वो क्या होते हैं, निकल जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। इस पे भी चर्चा हो चुकी है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और ये जल में विलेय विटामिन है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो याद रखिएगा सिट्रिक फल जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, इसके अलावा आंवला, टमाटर, ये सभी क्या है, विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। पूछा जा रहा है कि विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है, तब आपका जवाब क्या होगा, थायमीन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखिएगा साइनोकोबालामीन विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि विटामिन बी12 में कौन सा प्रमुख घटक है। तो आपका जवाब क्या होगा, कोबाल्ट। ये विटामिन बी12 में प्रमुख घटक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखिएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और एक बात और याद रखिएगा कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में भी विटामिन ए मदद करता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि गाजर में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो याद रखिएगा विटामिन ए गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रतौंधी और जीरोप्थैलेमिया, ये रोग विटामिन ए की कमी से होता है। कौन सा रोग, रतौंधी और जीरोप्थैलेमिया। अगला देखिए, पूछ रहा है कि विटामिन ई का प्रमुख स्रोत क्या है। तो याद रखिएगा विटामिन ई का प्रमुख स्रोत क्या है, तेल, गेहूं, अंडों की जर्दी और सोयाबीन। और यदि ये पूछा जाए कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तब आपका जवाब होगा टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल जो है ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा जनन शक्ति का कम होना, ये विटामिन ई की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न वही पूछा गया है, विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है, जननांग और पेशियां कमजोर हो जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, और विटामिन ई का रासायनिक नाम हमने क्या बताया, टोकोफेरॉल। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है विटामिन के किस में सहायक है। तो ये चर्चा हो चुकी है, विटामिन के जो है रक्त के स्कंदन में सहायक होता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है वसा में घुलनशील विटामिन। तो मैंने बताया था 4 विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि साइट्रिक एसिड मुख्यतः किस फलों में पाए जाते हैं। तो जो साइट्रस फल होते हैं उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। इसके उदाहरण क्या है, नींबू, संतरा, मौसमी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मछली का जो यकृत तेल है उसमें कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है और मैंने इसको पूर्व में एक्सप्लेन भी किया है कि जो मछली के यकृत के तेल हैं उसमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और यह भी चर्चा हुई थी जो कि अगले प्रश्न में दिया है कि प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि रतौंधी यानी निशांतता ये किसके कारण होता है, किसकी कमी के कारण। तो मनुष्य में जब विटामिन ए की कमी होती है तो उसको रतौंधी नामक रोग हो जाता है। और इसके अलावा और आपने कौन सा रोग पढ़ा था विटामिन ए की कमी से, जीरोप्थैलेमिया। ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला देखिए, और एक बात और आपने विटामिन ए के बारे में पढ़ी थी, ये संक्रमण को भी रोकता है, यानी अगर आपके अंदर विटामिन ए की कमी हो गई तो संक्रमण का भी खतरा रहता है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि आंवले में कौन सा विटामिन होता है। तो याद रखिएगा आंवला विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि हरी सब्जियां सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो याद रखिएगा जो साग होती हैं यानी हरी सब्जियां हैं उसमें अधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है यानी आयरन पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सामान्यतः जो मूत्र होता है ये कैसा होता है। तो याद रखिएगा मूत्र हल्का अम्लीय होता है। अगला देखिए, और हल्का अम्लीय आपने किसको पढ़ा था, लार के भी संदर्भ में आपने पढ़ा था कि वो हल्का अम्लीय होता है, 6.8। अगला देखिए, पूछ रहा है कि मूत्र में जो ये हल्का पीला रंग होता है ये किस वर्णक के कारण होता है। तो याद रखिएगा यूरोक्रोम। यूरोक्रोम एक वर्णक है जिसकी उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। अगला प्रश्न देखिए,
पूछ रहा है कि पक्षियों में मूत्र उत्सर्जन यूरिया के रूप में न होकर किस रूप में होता है? तो याद रखिएगा, जो पक्षियों में मूत्र उत्सर्जन होता है वो यूरिया के रूप में नहीं बल्कि यूरिक अम्ल के तौर पे होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर में किसकी हानि होती है? तो याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl की हानि होती है। यानी निर्जलीकरण का मतलब डिहाइड्रेशन। अगला देखिए, पूछ रहा है कि सोडियम क्लोराइड की पूर्ति किसके घोल से होती है? तो याद रखिएगा, ORS के घोल से सोडियम क्लोराइड यानी NaCl की पूर्ति होती है। अगला देखिए, देखते हैं आप कि जब किसी को बहुत ज्यादा दस्त हो जाता है तो उसको ORS का घोल पिलाया जाता है। ठीक है, ये मेन कारण है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि मूत्र का श्रावण को बढ़ाने वाली औषधि कौन सी है? तो याद रखिएगा, डाईयूरेटिक। डाईयूरेटिक मूत्र के श्रावण को बढ़ाने वाली औषधि है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मानव में गुर्दे का रोग कौन सा है और ये किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा, मानव में जो गुर्दे का रोग है ये कैडमियम प्रदूषण से होता है और इसे इटाई इटाई रोग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यानी इटाई इटाई रोग किसमें? मानव के गुर्दे से संबंधित रोग है और कारण क्या है? कैडमियम प्रदूषण से। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि स्वेदन शरीर के किस चीज को नियंत्रित करता है? तो याद रखिएगा, स्वेदन शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए आवश्यक होता है। स्वेदन का मतलब जो पसीना निकलता है आपके शरीर से, ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि गुर्दे जब सही ढंग से काम करना बंद कर देते हैं तो रक्त का जो शोधन का काम है गुर्दे का, वो कृत्रिम विधि से जो होता है उस विधि को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, उसको डायलिसिस कहते हैं यानी अपोहन कहते हैं। यानी जो रक्त का शोधन कृत्रिम विधि से किया जाए तो उसको क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि यदि वृक्क काम करना बंद कर दे या काम न करे तो रक्त में किसके जमाव की आशंका हो जाती है? तो याद रखिएगा, वृक्क के काम न करने पर रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होने लगते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि वयस्क मनुष्य में शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा, वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न बनता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो याद रखिएगा, सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर। ये हड्डी कहाँ होती है? जांघ में पाई जाती है। और यदि पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तब आपका जवाब होगा स्टेपीज। और ये कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मानव शरीर में कुल कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? तो याद रखिएगा, मानव शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कोशिकाओं से नई हड्डी के गठन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, अस्थि भवन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मानव शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां हैं? तो याद रखिएगा, मानव शरीर में लगभग 656 मांसपेशियां होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि औसत मानव मस्तिष्क का वजन कितने लगभग होता है? तो याद रखिएगा, 1.36 kg ये औसत मानव का जो मस्तिष्क है उसका वजन होता है। कितना? 1.36 kg। अगला देखिए, पूछ रहा है कि जो उभयचर होते हैं यानी एम्फीबिया जो प्राणी होते हैं उसमें क्या नहीं होता है? तो याद रखिएगा, बही कंकाल नहीं होता है। यानी उभयचर प्राणी में बही कंकाल नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि स्तनपायी यानी मैमल में किसकी संख्या अधिक होती है? तो याद रखिएगा, मैमल में पसलियों की संख्या अधिक होती है। यानी पसलियों की संख्या अधिक किसमें होती है? स्तनपायी में यानी मैमल में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि उस दांत का नाम बताइए जो आखिर में निकलते हैं। तो आपका जवाब क्या होगा? अकल दाढ़। यानी जो तीसरी दाढ़ है उन दांतों, वो दांत जो होते हैं वो आखिरी में निकलते हैं, अकल दाढ़। अगला देखिए, पूछ रहा है कि अधिकतर लोगों में अकल दाढ़ की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा, अधिकतर लोगों में 4 अकल दाढ़ होते हैं। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण और कई बार पूछा गया है कि मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन सा है? तो याद रखिएगा, इनेमल। कई शब्द ऐसे होते हैं जो आपको इंग्लिश टर्म जो होता है वो याद करना ज्यादा आसान होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इनेमल जो है ये मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे अधिक कठोर पदार्थ। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो याद रखिएगा, कान में 6 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है, सपाट अस्थियां कहां पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा, सपाट अस्थियां खोपड़ी में होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कहां होती है? तो आपका जवाब होगा जबड़े में शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि श्वेत रुधिराणु जिसको इंग्लिश में WBC कहते हैं, ये शरीर में क्या कार्य करता है? तो याद रखिएगा, शरीर में WBC का जो प्रमुख कार्य है वो शरीर की रोगों से रक्षा करना है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि लिम्फोसाइट क्या है? तो याद रखिएगा, लिम्फोसाइट कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु होते हैं और ये श्वेत रुधिराणु की कुल संख्या के 20 से 40% होते हैं। कौन? लिम्फोसाइट। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जो HIV विषाणु है
ये क्या करते हैं? तो याद रखिएगा एचआईवी विषाणु लिम्फोसाइट को नष्ट कर प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर से उसे छोड़ती है? तो याद रखिएगा इस प्रक्रिया को कहते हैं विसरण। यानी विसरण प्रक्रिया के द्वारा शरीर श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है, फिर उसे छोड़ती है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि हीमोग्लोबिन शरीर की किस कणिकाओं में पाया जाने वाला प्रोटीन है? तो आपका जवाब क्या होगा? हीमोग्लोबिन शरीर की लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है, और जिसमें क्या होता है? लोहा पाया जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर हीमोग्लोबिन जो है ये दो भाग में होता है। हिम जो होता है एक वर्णक होता है, और ग्लोबिन जो होता है वो क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। ठीक है, और जो हिम है इसी वर्णक के कारण इसका रंग लाल होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि लाल रुधिर कणिकाओं में किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि गाउट रोग जो एक प्रकार का गठिया रोग है ये किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के हो जाने के कारण जोड़ों में यूरिक एसिड के क्रिस्टल एकत्रित होने लगते हैं। इसी कारण से गाउट रोग हो जाता है, जो एक प्रकार का गठिया रोग है। यानी यूरिक एसिड के एकत्रित होने से गाउट अर्थात गठिया रोग होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अधिवृक्क ग्रंथि का संबंध किससे है? यानी एड्रिनल ग्लैंड का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा रक्तचाप से एड्रिनल ग्लैंड का संबंध है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि श्वसन रंजक क्या होता है शरीर में? तो याद रखिएगा मनुष्य के शरीर में श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन होता है, जिसका रंग क्या होता है? लाल होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा रक्त समूह है जिसे सर्वदाता कहा जाता है? तो याद रखिएगा रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहा जाता है। रक्त समूह ओ को सर्वदाता क्यों कहा जाता है? तब आपका जवाब होगा कि एंटीजन अनुपस्थित होने के कारण रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहा जाता है। यानी सर्वदाता का मतलब क्या है? कि रक्त समूह ओ को सबको दिया जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें एंटीजन अनुपस्थित होता है। यह भी प्रश्न बनता है कि किस रक्त समूह में एंटीजन अनुपस्थित होता है? तो आपका जवाब क्या होगा? रक्त समूह ओ। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो याद रखिएगा ए बी रक्त समूह सर्वग्राही होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होता है, तो आपका जवाब होगा रक्त समूह ए बी। यदि आपसे पूछा जाए कि किस रक्त समूह में एंटीजन अनुपस्थित होता है, तब आपका जवाब होगा रक्त समूह ओ। यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वदाता किस रक्त समूह को कहते हैं, तब आपका जवाब होगा रक्त समूह ओ। और यदि पूछा जाए कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, तब आपका जवाब होगा रक्त समूह ए बी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि रक्त को 4 प्रमुख समूहों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी और रक्त समूह ओ। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो याद रखिएगा 120/80 मिमी पारा मानव का सामान्य रक्तदाब होता है, और इसमें जो 120 मिमी पारा है ये सिस्टोलिक है और 80 मिमी पारा डायसिस्टोलिक होता है। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि रक्तदाब को किस यंत्र द्वारा मापते हैं? तो याद रखिएगा स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा रक्तदाब को मापा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है यदि शरीर में रक्तदाब कम हो जाता है तो एड्रेनल ग्रंथि किस हार्मोन का स्रावण करता है जिससे रक्तदाब को बढ़ाया जा सके? तो आपका जवाब क्या होगा? एड्रेनलिन हार्मोन का स्रावण एड्रेनल ग्रंथि के द्वारा होता है, जिससे रक्तदाब को बढ़ाया जाता है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में होता है? तो याद रखिएगा हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग उच्च रक्तचाप के संदर्भ में होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है यदि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति है तो इसे क्या कहते हैं? इसे इस्कीमिया कहते हैं। यानी इस्कीमिया में क्या है? मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि रुधिर में कौन सा प्रतिस्कंदक पदार्थ होता है? तो याद रखिएगा रुधिर में हिपेरिन नामक प्रतिस्कंदक पदार्थ होता है जो कि तरल और सॉल अवस्था में पाया जाता है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि हिपेरिन क्या है? तो याद रखिएगा एंटी थ्रोम्बिन है। यानी हिपेरिन को ही एंटी थ्रोम्बिन कहते हैं। ये एक संयुक्त पॉलीसैकेराइड है, इसकी वजह से रुधिर में थक्का नहीं जमता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का जो सामान्य स्तर है वो कितना होता है? तो याद रखिएगा 180 से 200 mg/dl ये मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल की सामान्य मात्रा है, यानी सामान्य स्तर है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अगर ये स्तर 200 mg से
ज्यादा हो जाता है तो ये क्या करता है, तो याद रखिएगा यदि मानव के रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है वो 200 mg से ज्यादा हो जाए तो ये धमनियों पर जमने लगता है और इसको क्या कहते हैं, इसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। अगला देखिए, पूछ रहा है कि स्वस्थ मनुष्य में कितने लीटर रुधिर होता है, तो याद रखिएगा स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रुधिर होता है और इसका पीएच क्या होता है, 7.4 होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि रक्त क्या होते हैं, तो याद रखिएगा रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो दो भागों से मिलकर बना है, एक है प्लाज्मा और दूसरा है रुधिराणु। प्लाज्मा कितने प्रतिशत, 55% और दूसरा है रुधिराणु जो कि 45% है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सामान्यतः मानव में लाल रुधिर कणिकाएं यानी आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है, यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा आरबीसी का औसत जीवन काल 120 दिन होता है और इसकी संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा इनकी संख्या आरबीसी की 54 लाख प्रति घन मिमी होती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या किसके द्वारा की गई थी, तो विलियम हार्वे ने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि रोगों का प्रतिरोध करने में कौन सहायता करती है, तो याद रखिएगा लसिका कोशिकाएं रोगों से प्रतिरोध करने में सहायता करती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो कभी विश्राम नहीं करता है, तो याद रखिएगा हृदय शरीर का ऐसा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा फुफ्फुस सिरा। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। फुफ्फुस सिरा फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि रक्त के थक्के जमने का कारण क्या है, तो याद रखिएगा रक्त के थक्के जमने का कारण थ्रोम्बिन है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि डॉक्टरों के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप क्या करता है या किस सिद्धांत पर काम करता है, तो याद रखिएगा ध्वनि का परावर्तन यानी ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला स्टेथोस्कोप कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सुइयों के माध्यम से उपचार विधि कौन सी है, तो याद रखिएगा एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर सुइयों के माध्यम से उपचार विधि है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मानव रक्त में प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत कितना होता है। अभी आपने पढ़ा था मानव रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत, यहां पूछा जा रहा है कि मानव रक्त प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत कितना होता है, तो याद रखिएगा 91 से 92% होता है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा शुरू किया गया, तो याद रखिएगा माइकल दी वैकी द्वारा। किसके द्वारा, माइकल द वैकी के द्वारा सर्वप्रथम शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किया गया। अगला देखिए, पूछ रहा है कि दिल की धड़कन को नियमित करने का कार्य किसका होता है, तो पेस मेकर दिल की धड़कन को नियमित करता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि हीमोफीलिया रोग किससे संबंधित है, तो हीमोफीलिया रोग विलंबित रक्त स्कंदन से संबंधित है, यानी जिसको हीमोफीलिया रोग होता है उनका रक्त जो श्रावण होता है यानी रक्त बहता है चोट लगने पर तो वो जल्दी रुकता नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि प्रतिदिन हमारे हृदय के जो कपाट है यानी वाल्व है वो लगभग कितनी बार खुलते बंद होते हैं, तो याद रखिएगा 100,000 बार यानी 1 लाख बार हमारे हृदय के जो कपाट है यानी वाल्व है वो खुलते और बंद होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन कहां होता है, यानी जो आरबीसी है इसका उत्पादन कहां होता है, तो अस्थि मज्जा द्वारा होता है। और अभी आपने पढ़ा था कि रक्त क्या है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन कितना होता है, तो आपका जवाब क्या होगा, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन 250 से 300 ग्राम होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि हृदय के संकुचन और शिथिलन को सम्मिलित तौर पे क्या कहते हैं, तो जो हृदय का संकुचन और शिथिलन होता है उसको सम्मिलित तौर पर हृदय की धड़कन कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि एक वयस्क व्यक्ति का हृदय सामान्य अवस्था में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है, तो याद रखिएगा एक सामान्य वयस्क व्यक्ति है तो उसका हृदय सामान्य तौर पर 72 से 75 बार प्रति मिनट धड़कता है। यदि ये पूछा जाए कि भ्रूण अवस्था में ये लगभग कितनी बार प्रति मिनट धड़कता है, तो याद रखिएगा भ्रूण अवस्था में हृदय जो है लगभग 150 बार प्रति मिनट धड़कता है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि हृदय का काम क्या होता है, तो हृदय का काम रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना होता है। और यदि पूछा जाए कि मानव हृदय कितने कक्षों में बटा होता है, तो याद रखिएगा यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि ईसीजी क्या है, तो सबसे पहली बात तो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है और ये एक प्रकार की चिकित्सीय परीक्षण है
जो हृदय की गतिविधियों को दर्शाता है। यानी ईसीजी किसका होता है? ईसीजी के माध्यम से हृदय की गतिविधियों को देखा जाता है और ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कार्डियोलॉजी क्या है? तो याद रखिएगा, हृदय और उससे संबंधित बीमारियों का जो अध्ययन है वो कार्डियोलॉजी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि दिल का दौरा कैसे पड़ता है? तो जब हृदय की मांसपेशियों को कम रक्त पहुंचता है या बिल्कुल भी रक्त न पहुंचने जैसी स्थिति होती है, तब दिल का दौरा पड़ता है। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछ रहा है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और एक बात और महत्वपूर्ण याद रखिएगा कि शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछी जाए तब भी आपका जवाब क्या होगा? पीयूष ग्रंथि। यानी पीयूष ग्रंथि के संदर्भ में दो फैक्ट याद रखना है कि पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है और पीयूष ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि स्तनपायी में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो इसकी चर्चा हो चुकी है, यकृत अर्थात लीवर। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि हमारी गर्दन में वायुनाल के शीर्ष भाग पर क्या स्थित होता है? तो थायराइड। ये जो थायराइड है ये हमारी गर्दन में वायुनाल के शीर्ष भाग में स्थित होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि थायराइड से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो याद रखिएगा, थायराइड से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है जिसका काम आधार उपापचयी दर को बढ़ाना है। ठीक है, यानी जो उपापचयी दर है उसको बढ़ाना है। ये काम किसका है? थायराइड ग्रंथि से स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन का। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है किसकी कमी से घेंघा रोग होता है? तो याद रखिएगा, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। और अगला प्रश्न है, पूछ रहा है इंसुलिन में क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा, जिंक इंसुलिन में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि इंसुलिन का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था? तो बेंटिंग और बेस्ट ने 1932 में इंसुलिन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि ऑक्सीटोसिन क्या है? तो याद रखिएगा, ऑक्सीटोसिन एक स्तनपायी हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्रंथि से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? तो याद रखिएगा, एड्रेनलिन और नार एड्रेनलिन हार्मोन का स्रावण एड्रिनल ग्रंथि से होता है जो शरीर को उत्तेजित करते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, एड्रेनलिन हार्मोन संघर्ष या पलायन का हार्मोन भी कहा जाता है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि नर लिंग हार्मोन क्या है? तो याद रखिएगा, नर लिंग हार्मोन को एंड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है। और यदि पूछा जाए कि मुख्य नर लिंग हार्मोन क्या है? तो याद रखिएगा, टेस्टोस्टेरॉन को मुख्य नर लिंग हार्मोन कहते हैं। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि वृद्धिकर हार्मोन किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि द्वारा वृद्धिकर हार्मोन बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि ग्रेव की बीमारी क्या है? तो याद रखिएगा, ग्रेव की बीमारी थायराइड की अति सक्रियता के कारण होती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है पेप्सिन क्या है? तो याद रखिएगा, पिछले प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में मैंने इसका जिक्र किया था कि पेप्सिन एक पाचक एंजाइम होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि श्वेत ग्रंथियां ये स्तनी वर्ग के प्राणियों में कहां पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा, त्वचा में श्वेत ग्रंथियां स्तनी वर्ग में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि श्वेत ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या है? तो ये आप पढ़ चुके हैं कि श्वेत ग्रंथियां शरीर के तापमान को नियंत्रित करती हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जो स्त्री है उसका मासिक चक्र कितने दिन का होता है? तो याद रखिएगा, स्त्री का मासिक चक्र 28 दिन का होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि आयोडीन की आपूर्ति कैसे होती है? तो याद रखिएगा, आयोडीन की आपूर्ति आयोडीन युक्त नमक, मछली तथा हरी पत्तेदार सब्जियों के खाने से होती है। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा, शरीर में इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा, यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार लोग कि इंसुलिन की अधिकता से नहीं, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, यानी जिसको आप डायबिटीज कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि एस्ट्रोजन कैसा हार्मोन है, किसका हार्मोन है? तो याद रखिएगा, एस्ट्रोजन जो है ये स्त्रीलिंग हार्मोन है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पीनियल ग्रंथि कहां होती है? तो याद रखिएगा, पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अंडाशय कहां पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, अंडाशय केवल स्त्रियों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि तंत्रिका कोशिकाएं कहां होती हैं? तो याद रखिएगा, तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र में उपस्थित एक उत्तेजनी कोशिका होती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि वर्णांध्रता ये कैसी बीमारी है? तो याद रखिएगा, वर्णांध्रता एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें मनुष्य को लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है।
यानी कि वर्णांधता के संदर्भ में दो बात आपको याद रखनी, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्णांधता एक आनुवंशिक बीमारी है और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल और हरे रंग के बीच में अंतर नहीं कर पाता है। और याद रखिएगा ये कुल जनसंख्या के लगभग 8% लोगों में पाया जाता है वर्णांधता संबंधित बीमारी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है ईईजी का प्रयोग कब किया जाता है? तो ईईजी का मतलब है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो याद रखिएगा तंत्रिका ऊतक में कोई भी कोशिका विभाजन जन्म के बाद नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ है कि उसके मस्तिष्क के ऊतकों का मर जाना। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो याद रखिएगा सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव एसीटेबुलेरिया है। क्या नाम है उसका? एसीटेबुलेरिया। और इसका नाभिक भी सबसे बड़ा होता है, यानी सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन है? एसीटेबुलेरिया। अगला देखिए, पूछ रहा है कि सबसे बड़ा शावक पैदा करती है कौन? नीली व्हेल। यानी नील व्हेल जो है ये सबसे बड़ा शावक पैदा करती है जिसकी लंबाई लगभग 24 फीट होती है और वजन 4 टन होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जो व्हेल है उसका गर्भावस्था काल कितना होता है? तो जो व्हेल है उसका गर्भावस्था काल 1 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि व्हेल, सील और चमगादड़ को किस वर्ग में रखा गया है? तो याद रखिएगा व्हेल हो गया, सील हो गया, चमगादड़ ये सभी स्तनधारी वर्ग के हैं। ठीक है, और मत्स्य वर्ग एक पृथक वर्ग है। यानी ये कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि ये मत्स्य वर्ग में है, नहीं, व्हेल, सील और चमगादड़ ये किसमें है? स्तनधारी वर्ग में है। अगला देखिए, यदि पूछा जाए कि एक विशालतम स्तनधारी कौन है, तब आपका जवाब होगा व्हेल एक विशालतम स्तनधारी है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए आंखों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अकशेरुकी में क्या अनुपस्थित होता है? तो याद रखिएगा अकशेरुकी में नोटोकार्ड यानी पृष्ठ रज्जु अनुपस्थित होता है। और एक बात और याद रखिएगा कि कशेरुकों में जीवन की किसी न किसी अवस्था में नोटोकार्ड अर्थात पृष्ठ रज्जु उपस्थित होता है। यानी नोटोकार्ड अकशेरुकी में अनुपस्थित, यानी आप ऐसे भी ट्रिक के तौर पे भी याद कर सकते हैं कि अकशेरुकी और अनुपस्थित दोनों अ से हैं और इसमें क्या अनुपस्थित होता है? नोटोकार्ड। और किसमें उपस्थित हो जाएगा? फिर कशेरुकी जीवों में क्या होते हैं? नोटोकार्ड उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो याद रखिएगा पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है और यह कहां पाया जाता है? अफ्रीका में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि उड़ने में असमर्थ और तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तब आपका सीधा जवाब होगा शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो याद रखिएगा गुंजन बर्ड यानी हमिंग बर्ड यानी गुंजन पक्षी सबसे छोटा पक्षी है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि बी हमिंग बर्ड की क्या विशेषता है? तो याद रखिएगा वर्तमान में 5 सेंटीमीटर आकार की बी हमिंग बर्ड संसार की सबसे छोटी चिड़िया अर्थात पक्षी है। और एक बात और याद रखिएगा, ये कहां पाई जाती है? तो ये क्यूबा में पाई जाती है। ये एकमात्र ऐसा पक्षी है जो आगे पीछे उड़ सकता है। क्या नाम है? बी हमिंग बर्ड। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि किसकी परांगुलियां आपस में जाल नुमा जुड़ी होती हैं? तो याद रखिएगा बत्तख, राजहंस और पानी में तैरने वाली जो पक्षियां हैं उनकी परांगुलियां आपस में जाल नुमा जुड़ी होती हैं। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि चमगादड़ किस संघ का प्राणी है? तो आपका जवाब होगा कॉर्डेटा संघ का प्राणी चमगादड़ है और इसमें पराश्रव्य ध्वनि को सुनने की क्षमता होती है। अगला प्रश्न देखिए, और पराश्रव्य ध्वनि कौन सी होती है? जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि होती है। यह प्रश्न आप पढ़ चुके हैं फिजिक्स में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि डायनासोर किस वर्ग का प्राणी है? तो याद रखिएगा डायनासोर सरीसृप वर्ग का प्राणी है जो कि ट्राइएसिक समय में पैदा हुआ और क्रिटेशियस युग में विलुप्त हो गया। यह पूरी बात याद रखेंगे आप। और एक बात और याद रखिएगा कि डायनासोर करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी के सबसे प्रमुख स्थलीय कशेरुकी जीव थे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि गिब्बन क्या है? तो याद रखिएगा असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र कपि गिब्बन है। यानी भारत का एकमात्र कपि कौन है? गिब्बन। और यह कहां पाया जाता है? असम और नागालैंड की पहाड़ी वनों में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि एक नियत तापी प्राणी है कौन? तो व्हेल जो है एक नियत तापी प्राणी है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है किसका अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले आंखों पर पड़ता है? तो याद रखिएगा नाभिकीय विकिरण का जो अत्यधिक दुष्प्रभाव है सबसे पहले आंखों पर पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पैंथेरा
टाइग्रिस, ये टाइगर को साधारण भाषा में क्या कहते हैं? बाघ, यानी बाघ का एक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। पूछ रहा है कि बाघ को किस वर्ष से राष्ट्रीय प्राणी के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा बाघ को 1972 से भारत के राष्ट्रीय प्राणी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अपघटक क्या है? तो याद रखिएगा अपघटक वे परपोषी जीव हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों या अपरदों पर जीवित रहते हैं, और जो अपघटक होते हैं उनको मृतोपजीवी भी कहा जाता है। और यदि पूछा जाए कि अपघटक के उदाहरण क्या है, तो आपका जवाब होगा कवक और जीवाणु। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है? तो ये आप पढ़ भी चुके हैं वनस्पति विज्ञान में कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा से जल लेकर भोजन का निर्माण करते हैं, और किसकी उपस्थिति में? तो क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, और क्लोरोफिल क्या है? एक प्रकार का वर्णक है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि संकटग्रस्त प्रजातियों को IUCN की किस बुक में दिखाया जाता है? तो रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त प्रजातियों को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि नाइट्रोजनी चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो याद रखिएगा जीवाणु नाइट्रोजन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र सबसे अधिक स्थायी होता है। कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे अधिक स्थायी होता है? तो आपका जवाब होगा महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र सबसे अधिक स्थायी होता है। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि जल के भारी धातु प्रदूषण में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो याद रखिएगा घरेलू मल जल का जल के भारी धातु प्रदूषण में सबसे अधिक योगदान है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि नील हरित शैवाल क्या है? तो याद रखिएगा नील हरित शैवाल एक प्रकार का मुक्त जीवी नाइट्रोजन यौगीकरण वाला सूक्ष्म जीव है। यानी नील हरित शैवाल क्या है? एक प्रकार का मुक्त जीवी नाइट्रोजन यौगीकरण सूक्ष्म जीव है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अपमार्जक क्या है? तो याद रखिएगा पृथ्वी पर जीवाणु और कवक ये क्या है? अपमार्जक हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में किसका परिसंचरण जीवाणुओं द्वारा होता है? तो याद रखिएगा पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण जीवाणुओं द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पारिस्थितिकी प्रणाली कैसी प्रणाली है? तो याद रखिएगा पारिस्थितिकी प्रणाली जो है ये जैव भू रासायनिक प्रणाली है या जीव भू रासायनिक प्रणाली है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि आनुवांशिकी क्या है? तो आपका जवाब क्या होगा? आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधि और कारणों का जब अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि आनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम किसने जानकारी दी थी? तो आपका जवाब होगा 1866 में ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि आनुवांशिकता के पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता के पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि जीवित प्रणालियों की आनुवांशिक इकाई क्या होती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा जीन जीवित प्राणियों की आनुवांशिक इकाई होती है। अगला प्रश्न है, जीन शब्द का खोज किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा जीन शब्द की खोज डेनमार्क के एक वनस्पति शास्त्री है जिनका नाम है विल्हेम जोहानसन। यानी डेनमार्क के वनस्पति शास्त्री विल्हेम जोहानसन ने जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है डीएनए संरचना की सही मॉडल किसके द्वारा दिया गया? तो याद रखिएगा डीएनए संरचना का सही मॉडल वॉटसन और क्रीक ने 1953 में प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि डीएनए क्या है? तो याद रखिएगा सबसे पहले कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। और डीएनए को जीवन का रासायनिक ब्लूप्रिंट कहा जाता है। इसके द्वारा व्यक्तियों की पहचान की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मानव के डिंब में गुणसूत्रों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? तो याद रखिएगा मानव के डिंब में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मानव के अंगों के अतिरिक्त भाग यानी हिस्से को किस कोशिकाओं द्वारा तैयार किया जा सकता है? तो याद रखिएगा स्टेम कोशिकाओं द्वारा मानव के अंगों के अतिरिक्त हिस्से को तैयार किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है किसी शिशु के वंशागत जीनों की जो कुल संख्या है ये किसके समान होती है? तो याद रखिएगा माता पिता से प्राप्त जीनों की संख्या के समान होती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज 1929 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पेनिसिलिन का उपयोग किस रोग के इलाज में करते हैं? तो याद रखिएगा पेनिसिलिन का उपयोग कवक अर्थात फफूंद द्वारा उत्पन्न रोगों के इलाज में करते हैं। यानी जो प्रथम एंटीबायोटिक है वो कौन है? तो पेनिसिलिन है।
और इसकी खोज किसके द्वारा की गई? तो 1929 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। और ये किस रोग में उपचार में आता है? तो याद रखिएगा कवक अर्थात फफूंद द्वारा जो रोग होते हैं उनके इलाज में पेनिसिलिन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि ट्यूबरकुलोसिस ये कैसा बीमारी है? तो याद रखिएगा ट्यूबरकुलोसिस जो है ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित बीमारी है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि ट्यूबरकुलोसिस से बचाव के लिए किसका टीका लगाया जाता है? तो याद रखिएगा ट्यूबरकुलोसिस जो कि एक जीवाणु संक्रमित बीमारी है उसके बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पीत ज्वर जो कि एक वायरस के संक्रमण से होता है ये किस मच्छर के काट देने से फैलता है? तो याद रखिएगा एडीज मच्छर के द्वारा पीत ज्वर नामक एक वायरस संक्रमण रोग होता है। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि फाइलेरिया के लिए कौन उत्तरदायी है? तो याद रखिएगा फाइलेरिया के लिए बुचेरेरिया ब्रैंकोफाटाई नामक सूत्रकृमि उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि फाइलेरियोसिस क्या है? तो याद रखिएगा फाइलेरिया के कारण लसिका वाहिनी और ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, इसी को फाइलेरियोसिस कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि पोलियो वायरस से बचाव के लिए पोलियो वैक्सीन का विकास सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा पोलियो वायरस से बचाव के लिए जो पोलियो वैक्सीन है उसका विकास सर्वप्रथम जोनास साल्क द्वारा किया गया था और इसका परीक्षण 1952 में किया गया। अगला प्रश्न देखिए, यदि पूछा जाए कि मुख से लिए जाने वाले पोलियो वैक्सीन का विकास किसके द्वारा किया गया, तब आपका जवाब क्या होगा? अल्बर्ट साबिन, यानी अल्बर्ट साबिन ने मुख से लिए जाने वाले पोलियो वैक्सीन का विकास किया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि प्लेग ये किससे जनित रोग है? तो याद रखिएगा प्लेग जीवाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि प्लेग जो है ये किसके द्वारा फैलता है? तो याद रखिएगा प्लेग चूहों के शरीर में पाए जाने वाले पिस्सू के माध्यम से फैलता है, ये एक संक्रामक रोग है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि प्लेग से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने से यह रोग दूसरे को भी फैल सकता है, यानी यह संक्रामक रोग है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि एड्स कैसा रोग है? तो याद रखिएगा एड्स का मतलब है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एक रेट्रोवायरल रोग है। क्या है एड्स? क्या है? रेट्रोवायरल रोग है जिससे व्यक्ति की प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि एड्स की पहचान कब और सर्वप्रथम कहां की गई? तो आपका जवाब होगा 1981 में सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में एड्स की पहचान की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि एड्स कैसे फैलता है? तो याद रखिएगा एड्स समलिंगी और इतरलिंगी यौन संपर्क, रक्तदान आदि से फैलता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि दाद की बीमारी ट्राइकोफाइट्रॉन और माइकोस्पोरम ये किसके द्वारा होती है? तो याद रखिएगा दाद की बीमारी ट्राइकोफाइट्रॉन और माइक्रोस्पोरम ये कवक से होती है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि टीकाकरण क्या है? तो याद रखिएगा किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए दवा खिलाई और पिलाई जाती है, इसी को टीका कहते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि संक्रामक रोगों से रोकथाम के लिए कौन सी विधि सबसे सस्ती और प्रभावी है? तो वो टीकाकरण की विधि है। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि चेचक के प्रति टीकाकरण में किस प्रकार के प्रतिरक्षियों का समावेशन होता है? तो आपका जवाब क्या होगा? चेचक के प्रति टीकाकरण में जीवित प्रतिरक्षियों का समावेशन होता है और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि टिटनेस किसके द्वारा प्रसारित होता है? तो याद रखिएगा क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा टिटनेस प्रसारित होता है। क्या नाम है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी क्या है? तो याद रखिएगा ये एक जीवाणु है, इस रोग के उपचार के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। याद रखिएगा इसके लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? डीपीटी का टीका। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि रोहिणी अर्थात गलघोटू या डिप्थीरिया किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा जीवाणु द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि रोहिणी कैसी बीमारी है? तो याद रखिएगा रोहिणी गले की बीमारी है जिसको गलघोटू या डिप्थीरिया भी कहते हैं, जो कि जीवाणु द्वारा फैलता है। और एक बात और याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि इन्फ्लुएंजा कैसे फैलता है, तो याद रखिएगा इन्फ्लुएंजा एक वायरस से फैलता है और इसे क्या कहते हैं? इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि टाइफाइड रोग कैसे उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से टाइफाइड रोग होता है। क्या नाम है बैक्टीरिया का? साल्मोनेला टाइफी। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि पीलिया किस अंग से संबंधित रोग है? तो याद रखिएगा पीलिया यकृत का एक रोग है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पीलिया रोग में क्या प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा पीलिया रोग में रुधिर में पित्त रंजक
यानी बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे श्लेष्मिक झिल्ली तथा त्वचा का रंग पीला हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मलेरिया रोग किसके माध्यम से होता है? तो याद रखिएगा, मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम गण के प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि मलेरिया कैसा रोग है? तो याद रखिएगा, मलेरिया सबसे प्रचलित संक्रामक रोगों में से एक है। और एक बात और याद रखिएगा कि मलेरिया के वाहक के लिए कौन सा मच्छर रिस्पॉन्सिबल है? तो मलेरिया के वाहक के तौर पर एक परजीवी वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर रिस्पॉन्सिबल है। यानी मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है? तो याद रखिएगा, मादा एनाफिलीज मच्छर। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जुकाम यानी कॉमन कोल्ड जो है ये क्या है? तो याद रखिएगा, ये एक वायरल संक्रमण से होने वाला रोग है जो कि वायरस से फैलता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि दुग्ध में कौन सी शर्करा होती है? ये आप पढ़ चुके हैं, दुग्ध में लैक्टोज शर्करा होती है। वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका है। और एक बात और याद रखिएगा, ये कई रोगाणुओं के वाहक के तौर पर होते हैं, जैसे मनुष्य में हैजा, मियादी बुखार, क्षय, अतिसार, प्रमेह, संग्रहणी, कोढ़, ये सभी घातक बीमारियों को फैलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि फीता कृमि फैसियोला हिपैटिका ये कहां पाया जाता है? तो याद रखिएगा, फीता कृमि फैसियोला हिपैटिका भेड़ की आंत में परजीवी के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि दूध के दही के रूप में जमने के लिए कौन सा जीवाणु रिस्पॉन्सिबल है? तो याद रखिएगा, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध से दही के तौर पर जमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि क्लोरोक्विन नामक दवा किसके उपचार में लाई जाती है? तो मलेरिया के उपचार के लिए क्लोरोक्विन नामक दवा लाई जाती है, उपयोग में लाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि गोल कृमि यानी सूत्रकृमि क्या है? तो याद रखिएगा, गोल कृमि अर्थात सूत्रकृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि इन्फ्लुएंजा कैसे फैलता है? तो याद रखिएगा, इन्फ्लुएंजा विषाणु द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा, चिकन पॉक्स विषाणु के कारण होता है। जहां पर भी विषाणु शब्द का प्रयोग हो तो आप उसको वायरस समझेंगे, और जहां पर जीवाणु शब्द का प्रयोग हो उसको आप बैक्टीरिया समझेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि डिप्थीरिया कैसा रोग है? तो याद रखिएगा, डिप्थीरिया संक्रामक रोग है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि एड्स वायरस क्या शरीर की क्षमता को नष्ट कर देता है? तो याद रखिएगा, एड्स वायरस शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि संदूषित खाद्य पदार्थों के कारण फैलने वाला रोग आंत्र ज्वर किसके द्वारा फैलता है? तो याद रखिएगा, ये मक्खियों के द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि एथलीट फूट्स रोग किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा, एथलीट्स फूट रोग कवक यानी फंगस से होता है। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि भूजल जो कि पेयजल का एक बेहतर स्रोत है, इसमें किसकी मात्रा कम होती है? तो याद रखिएगा, भूजल में आर्सेनिक की मात्रा कम होती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि शहद की मक्खी का जो विष होता है ये कैसा होता है? तो याद रखिएगा, शहद की मक्खी का विष अम्लीय होता है। और एक बात और याद रखिएगा, इसमें पेप्टाइड मेलिटिन उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा रोग है जो टीकाकरण के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? तो आपका जवाब क्या होगा? मधुमेह रोग टीकाकरण के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पशुओं का महामारी रोग किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, रेंडर पेस्ट। ये जो रेंडर पेस्ट है ये रोग पशुओं का महामारी रोग है, और रेंडर पेस्ट एक प्रकार का विषाणु अर्थात वायरस से उत्पन्न होने वाला रोग है। अगला प्रश्न देखिए, और यहां पर बताया जा रहा है कि ये फटे हुए खुर वाले पशुओं जैसे गाय, भैंस, बकरी और जुगाली करने वाले दूसरे पशुओं में होने वाला एक भयानक संक्रामक रोग है। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि उंगली के नाखून में जो प्रोटीन होता है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा, केराटिन नामक प्रोटीन नाखून में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मरीचिका क्या है? तो याद रखिएगा, मरीचिका जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है, और ये एक दृष्टिभ्रम है। और ये कहां दिखाई देती है? ये रेगिस्तान इलाकों में दिखाई देती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि ब्रेल लिपि की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा, ब्रेल लिपि की खोज लुई ब्रेल के द्वारा की गई थी। इस प्रकार यहां पर आपका जीव विज्ञान का सेक्शन कंप्लीट हो गया, और जो सामान्य विज्ञान का सेक्शन था यहां पर आपका कंप्लीट हो गया है। अब कल की क्लास में विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न है उसकी श्रृंखला कराई जाएगी, और इस प्रकार आपका सामान्य विज्ञान कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग निरंतर अपनी जो भी क्लासेस मिल रही हैं उसको निरंतर कंप्लीट करते रहें, कल के लिए बिल्कुल ना छोड़ें। और याद रखिएगा, ये जो सामान्य ज्ञान की श्रृंखला चलाई जा रही है ये न केवल पेट में ही बल्कि आपके वीडियो री एग्जाम में या अन्य जो भी एग्जाम जिसमें सामान्य ज्ञान
सिलेबस में है वहां ये उपयोगी है। इसको आप निश्चित तौर पर कंप्लीट कर लें, कोई लापरवाही नहीं करेंगे। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।